चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परक्विजिट्स। तो मैंने आपको बताया था जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज दी जाती है तो उन फैसिलिटीज को कहा जाता है परक्विजिट्स। और ये भी जो फैसिलिटीज होंगी टैक्सेबल रहेंगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देता है, फैसिलिटीज देता है, तो उनको टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स रेंट पर रहते हैं, एम्प्लॉई है, और ये रेंट पे करते हैं कितना, 15,000 रुपीज पर मंथ। और इनको सैलरी मिलती है, सैलरी मान लीजिए इनको मिलती है 50,000 रुपीज पर मंथ। और एम्प्लॉयर जो सैलरी पे करता है 50,000 रुपीज पर मंथ, इसमें कोई भी HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता है। सारा का सारा जो पोर्शन है वो सैलरी के अंदर है, डियरनेस अलाउंस के अंदर है, और कुछ अलग अलाउंसेस है, लेकिन HRA नहीं मिलता है। अब HRA नहीं मिलता है तो सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 50,000 रुपये पर मंथ सारे के सारे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। तो ऐसे में 15,000 रुपीज पर मंथ का जो टैक्स पे किया जा रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्या माना जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। और जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी इनकम में से लेस नहीं किए जाते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो रेंट पे किया जा रहा है इसका कोई बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेगा मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसको कि आप मुझे क्या कीजिए, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मींस आप मुझे एक घर, एक हाउस एज एन एम्प्लॉई रहने के लिए दे दीजिए। और मेरी सैलरी आप जो 50,000 रुपये पर मंथ दे रहे थे उसको आप मुझे 35,000 रुपीज पर मंथ दे दीजिए। इसका मतलब ये जो 15,000 रुपये पर मंथ का मैं रेंट पे कर रहा था ये अब रेंट मुझे पे नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अब एम्प्लॉयर के द्वारा मुझे क्या दे दिया गया है, घर दे दिया गया है रहने के लिए। और एम्प्लॉयर भी अब मुझे कितनी सैलरी दे रहा है, 35,000 रुपये पर मंथ। तो मिस्टर एक्स को पहले 50,000 रुपये मिलते थे जिसमें से वो 15,000 रुपये रेंट दे देता था, उसको बचते थे 35,000 रुपये। लेकिन उसको टैक्स किस अमाउंट पर देना पड़ता था, 50,000 रुपीज पर। लेकिन अब क्या है, अब एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर दे दिया और ये जो 15,000 रुपये का जो रेंट है ये एम्प्लॉयर पे करता है और 35,000 रुपये एम्प्लॉय को देता है। तो अब कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, 35,000 रुपये। तो अब आप देखें कि मिस्टर एक्स को पहले भी 35,000 रुपये बच रहे थे तो उसको टैक्स देना पड़ रहा था 50,000 रुपये पर। लेकिन अब यहाँ पर 35,000 रुपये मिल रहे हैं एम्प्लॉयर से और टैक्स देना पड़ रहा है 35,000 रुपये पर। तो अगर देखा जाए मिस्टर एक्स के हाथ में जो है सीधा सीधा 15,000 रुपये की इनकम पर मंथ पर जो है टैक्स की सेविंग हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज, ये जो हाउस जो आपको रहने के लिए दिया है, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है तो हम इसको क्या मानेंगे, परक्विजिट्स मानेंगे। और ये भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 15,000 रुपये इन द नेम ऑफ परक्विजिट ऐड कर दिए जाएंगे और टैक्स देना होगा मिस्टर एक्स को 50,000 रुपये पर ही। तो कोई फैसिलिटी जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है तो उस फैसिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस वैल्यू पर टैक्स लगाया जाता है। अब अलाउंसेस और परक्विजिट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अलाउंसेस के अंदर एक अमाउंट एम्प्लॉय को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, जबकि परक्विजिट्स के अंदर जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज और उस फैसिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस वैल्यू को टैक्सेबल किया जाता है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय।
तो यहाँ पर जो परक्विजिट्स का कॉन्सेप्ट है, परक्विजिट्स का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 17 सब क्लोज 2 के अंदर कहा गया था कि जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी, जो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगी, वो भी क्या मानी जाएगी, सैलरी मानी जाएगी। तो परक्विजिट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। परक्विजिट्स का जो सेशन है वो हमारा लेंथी सेक्शन है, बड़ा सेशन रहेगा और इसके अंदर आपको थोड़ी सी अटेंशन जो है वो रखनी होगी। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं परक्विजिट्स के अंदर, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं समझा तो यह जो परक्विजिट वाला सेशन है यह आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए इस परक्विजिट वाले सेशन में आपको जो है स्पेशल अटेंशन रखनी होगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में इस फैसिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और यह वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में क्या होती है, टैक्सेबल होती है और एम्प्लॉयर के हैंड में वह एज एन एक्सपेंस इसको क्लेम करता है इन हिज बिजनेस। उसके बिजनेस के अंदर वो जो इस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए पैसा खर्च करता है, उस पैसे को वो एज एन एक्सपेंस अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पर क्लेम करता है और जबकि एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो मेनली हम अपने इस सेशन में जो बात सीखेंगे वो सीखेंगे कि इन फैसिलिटीज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो परक्विजिट्स के पूरे सेशन के अंदर हम सिर्फ यही देखेंगे कि जो जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दी जाएंगी उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी और वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब आपको करना क्या है, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जितने भी फॉर्म 16 आप अपने क्लाइंट्स के जिनके बेसिस पर आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप उन फॉर्म 16 को स्टडी करेंगे और उसमें अलाउंसेस वाले पार्ट को समझेंगे और परक्विजिट्स वाले पार्ट को समझना शुरू करेंगे। जो आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी मेंबर्स के साथ उस पर डिस्कशन किया जाए। अलाउंसेस हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो जो एग्जम्पशंस दी गई, जो जो लिमिट बताई गई, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर अलाउंसेस के पार्ट्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी मेंबर्स भी समझ सके कि वो कंफ्यूजन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है और उसका आंसर आपको किया जाएगा। और बात रही परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स को हम अपने सेशंस में धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो जब तक आप फॉर्म 16 के अंदर ये भी देखना शुरू कीजिए कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी लगाई गई है और वो परक्विजिट्स क्या है, क्या फैसिलिटीज दी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को। फॉर्म 16 के अंदर ये दोनों ही डिटेल्स आपको दी जाती है, कौन सा अलाउंस दिया गया है और उस पर कितनी छूट दी गई है और कौन सी परक्विजिट्स, कौन सी फैसिलिटी दी गई है, उसकी वैल्यू क्या निकाली गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ परक्विजिट। मीनिंग ऑफ परक्विजिट, परक्विजिट मींस फैसिलिटीज और पर्क्स। तो फैसिलिटीज जो आपको दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा बाय द एम्प्लॉयर, वो क्या फैसिलिटीज हो सकती है। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको जो है गाड़ी दी, एम्प्लॉयर ने आपको सिक्योरिटी गार्ड दिया, स्वीपर दिया, एजुकेशन फैसिलिटी दी गई, आपका कोई खर्चा था उसकी पेमेंट एम्प्लॉयर ने की। जो एम्प्लॉयर है अगर वो एक कंपनी है और ऐसे में आपको कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको अलॉट किए गए। उसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, या फिर आपका कोई ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग, टूर के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस था वो इनकर किया बाय द एम्प्लॉयर। आपको फूड कूपन्स दिए गए, बहुत सारी कंपनीज में जनरली जो है एम्प्लॉयज को कूपन्स दिए जाते हैं जिनको वो रिडीम करके फूड्स वगैरह या फिर और कोई एंजॉयमेंट फैसिलिटीज यूज करते हैं। गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं बहुत बार, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो जो है यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए। कुछ मेंबरशिप्स प्रोवाइड की जाती है क्लब्स वगैरह के रिगार्डिंग।
तो ये सभी जो फैसिलिटीज दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, ये क्या मानी जाएंगी? परक्विजिट्स मानी जाएंगी। और इन केसेस में उन परक्विजिट्स की, उन फैसिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और उस वैल्यू को जो है टैक्स किया जाएगा अंडर इनकम द हेड सैलरी। तो सबसे पहली जो फैसिलिटीज आती है वो आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। या तो अकोमोडेशन दी गई है, घर रहने के लिए दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे, इससे एम्प्लॉय से, या फिर कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज की जाएगी। तो हो सकता है एब्सोल्युटली रेंट फ्री हो, दैट मींस कोई रेंट नहीं लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज लेंगे जिसको बोला जाएगा अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। तो दो तरह की परक्विजिट्स, दो तरह की फैसिलिटीज यहां पर दी गई। कौन सी? एक तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जहां पर कोई रेंट नहीं लिया जाएगा एम्प्लॉय से, और दूसरा अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। तो सेक्शन 17 क्लोज 2 सब क्लोज 1 के अंदर आपकी आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 या फिर क्लोज 2 सब क्लोज 2 के अंदर आती है आपकी अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। इन दोनों ही केसेस में जब एम्प्लॉय को कोई अकोमोडेशन दी जाती है, कोई घर दिया जाता है, तो हम कैसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे और उसको टैक्स करेंगे इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो इसके लिए रूल 3 बताया गया है। रूल 3 के अंदर जो है बताया गया है कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बेसिकली यह बताता है कि परक्विजिट्स के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूड की जाएगी, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट इंक्लूड की जाएंगी। दैट मींस ये क्या रहेंगी? सैलरी का पार्ट रहेंगी, और इनकी जो वैल्यू है हम रूल 3 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट सभी केसेस में टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। हालांकि कैलकुलेशंस अलग अलग बताई गई है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अलग कैलकुलेशन करनी होगी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अलग कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद जो दूसरी परक्विजिट्स बताई गई, इन दी हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो कुछ फैसिलिटीज ऐसी होंगी वो अगर स्पेसिफाइड इंप्लॉइज को दी गई है तो ही टैक्सेबल होंगी, और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉइज को दी गई है तो वो क्या रहेंगी? नॉन टैक्सेबल, दैट मींस टैक्स फ्री। तो यहां पर जो फैसिलिटीज बताई गई, मोटर कार फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को मोटर कार दी गई है, व्हीकल दिया गया है, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर और एनी अदर सर्वेंट, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कोई सर्वेंट दिया गया है, कोई नौकर दिया गया है, कोई गार्डनर दिया गया है, कोई वॉचमैन दिया गया है, कोई स्वीपर दिया गया है, तो अगर ये एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं तो ये टैक्सेबल रहेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, तो अगर कोई वाटर चार्जेस, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया है तो वो क्या माने जाएंगे? परक्विजिट्स माने जाएंगे। एजुकेशन फैसिलिटी, कोई एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो वो क्या माने जाएंगे? परक्विजिट्स माने जाएंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो वो क्या मानी जाएंगी? परक्विजिट्स मानी जाएगी। और अगर ये परक्विजिट्स जो रिसीव कर रहा है, जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल होंगे, और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो वो नॉन टैक्सेबल होंगे, टैक्स फ्री होंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। और एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है, बात की गई है फैसिलिटीज की, यहां पर ध्यान रखें, आपको कोई अमाउंट नहीं दी जा रही है, आपको कोई अलावेंस नहीं दिया जा रहा है, यहां पर आपको फैसिलिटी दी जा रही है। आपको मोटर कार दी गई है, आपको गार्डनर दिया गया है, आपको स्वीपर दिया गया है, आपको सर्वेंट दिया गया है, आपको गैस कनेक्शन दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है, आपको एजुकेशन फैसिलिटी दी गई है। आपको एजुकेशन फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं दिया गया, आपको एजुकेशन फैसिलिटी दी गई है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी गई है। तो ये बेसिकली जो फैसिलिटीज है, अगर ये स्पेसिफाइड इंप्लॉइज को मिलेंगी तो वो टैक्सेबल होंगी, नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉइज को मिलेंगी तो नॉन टैक्सेबल होंगी। अब स्पेसिफाइड इंप्लॉय कौन सा है, ये हम
जब हम परक्विजिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक परक्विजिट्स को वहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरी बात की गई, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसी कोई पेमेंट जो एम्प्लॉय के द्वारा की जानी थी लेकिन उसको एम्प्लॉयर के द्वारा कर दिया गया, तो वो भी क्या मानी जाएंगी, जो है परक्विजिट्स मानी जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं की गई है, एम्प्लॉय के बिहाफ पर और किसी व्यक्ति को पेमेंट की गई है और किसी फैसिलिटी के लिए पेमेंट की गई है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो है एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी थी जिसको एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, वो भी क्या मानी जाएंगी, परक्विजिट्स मानी जाएंगी और वो भी टैक्सेबल रहेंगी। यहां पर मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी पे की गई, मिस्टर एक्स है और जो एम्प्लॉयर है वो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड। वो क्या करती है, मिस्टर एक्स को एक गैस कनेक्शन देती है, गैस कनेक्शन प्रोवाइड करती है जो एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड कर रही है, और उसका जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्चा होगा, वो एबीसी लिमिटेड पे करेगी। तो ऐसे में यह जो गैस कनेक्शन है यह क्या मानी जाएगी, परक्विजिट्स मानी जाएगी। और जो भी एक्सपेंस कंपनी बियर करेगी वो इन दी हैंड ऑफ मिस्टर एक्स टैक्सेबल होंगी। यह जो परक्विजिट टैक्सेबल होगी सेक्शन 70 सब क्लोज 2 सब क्लोज 3 रूल 3 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। लेकिन अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने गैस कनेक्शन अपने नाम से लिया है, उन्होंने गैस कनेक्शन अपने नाम से लिया है और गैस कंपनी को वो खुद ही पेमेंट करते हैं। मान लीजिए जो गैस कनेक्शन जो ले रखा है मिस्टर एक्स ने अपने नाम से, उसका बिल आता है मान लीजिए 5,000 रुपए, और ये अगर 5,000 रुपए की पेमेंट एबीसी लिमिटेड दैट मींस एम्प्लॉयर के द्वारा अगर की जाती है तो ये मानी जाएगी पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो टैक्सेबल होगी सेक्शन 17 क्लोज 2 सब क्लोज 4 के तहत टैक्सेबल होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि अगर एम्प्लॉयर डायरेक्ट फैसिलिटी देता है तो ऐसे में वो जो है अगर इन फैसिलिटीज में कवर होती है तो टैक्सेबल होगी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। और अगर एम्प्लॉयर फैसिलिटीज ना देके एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई पेमेंट करता है तो वो भी परक्विजिट मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी सेक्शन 17 क्लोज 2 सब क्लोज 4 के अंदर। यहां पर एम्प्लॉय को कोई पेमेंट नहीं की जा रही है, अगर एम्प्लॉय को डायरेक्ट पेमेंट की जाती तो वो तो या तो सैलरी होती या फिर अलाउंसेस होते। यहाँ पर एम्प्लॉय के बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को पेमेंट की जा रही है तो वो एक फैसिलिटी है, वो परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है जो एम्प्लॉय के बिहाफ पर पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, तो मान लीजिए एम्प्लॉय का कोई लाइफ इंश्योरेंस था जो कि एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाना था लेकिन उसको पे किया गया बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे में वो भी क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। 5 नंबर पर बताया गया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड ट्रांसफर्ड टू एम्प्लॉइज बाय एन एम्प्लॉयर। तो बहुत बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देती है और कई बार कंसेशनल रेट पर भी कर देती है। कई बार मान लीजिए मार्केट में कंपनी के शेयर की वैल्यू है 300 रुपए और एम्प्लॉय को वो शेयर 50 रुपीज का दे दिया जाता है। तो अगर कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स या कोई और सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर को टू द एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, वो भी क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा, फैसिलिटी माना जाएगा। एम्प्लॉयर के द्वारा किसी सुपर एन्युएशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। तो सुपर एन्युएशन फंड आपके रिगार्डिंग पेंशन फंड हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, तो कोई ऐसा रिटायरमेंट फंड है जिसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है
टुवर्ड्स एम्प्लॉई, तो वो भी क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा सेक्शन 2 क्लोज 2 सब क्लोज 7 के अंदर। और उसके अलावा कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स पॉइंट नंबर 7 के अंदर, जो बेसिकली सेक्शन 17 क्लोज 2 सब क्लोज 8 के अंदर बताए गए हैं। पहले एक टैक्स होता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अगर कंपनी कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देती थी और वो जो बेनिफिट्स थे इन द नेचर ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स थे, तो ऐसे में उस पर एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे करती थी। लेकिन अब यह जो एफबीटी है यह डिलीट किया जा चुका है, अबोलिश किया जा चुका है। अब यह जो है आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई भी एम्प्लॉयर कुछ पर्सनल बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉय को देता है तो वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो। इसमें आपके कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं? लोन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया गया है फ्री ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं लिया जाएगा। या फिर एट कंसेशनल रेट, मार्केट में 10% का इंटरेस्ट रेट है और एम्प्लॉय को 4% इंटरेस्ट पर दिया गया है। तो ऐसे में अगर कंसेशनल रेट पे कोई लोन दिया गया है या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया गया है, वो क्या माना जाएगा? परक्विजिट माना जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, तो अगर कोई एक्सपेंस रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे में वो भी क्या माना जाएगा? परक्विजिट माना जाएगा। फ्री रिफ्रेशमेंट और फूड टू द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को बहुत बार मैंने आपको बताया कूपन्स दिए जाते हैं जिनको रिडीम कर वो क्या करता है? अपना लंच करता है। तो ऐसे में रिफ्रेशमेंट के नाम पर, फूड के नाम पर अगर कोई फैसिलिटी दी जाती है तो वो क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट्स देती है, वाउचर्स देती है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट्स है और जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इनकी बहुत बार जो आपको वाउचर्स दिए जाते हैं, गिफ्ट कार्ड्स दिए जाते हैं, तो ऐसे में वो भी क्या माने जाएंगे? परक्विजिट्स माने जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड से रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लब मेंबरशिप्स, क्लब की मेंबरशिप्स प्रोवाइड की जाती है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, आपको बहुत सारी एसेट्स यूज करने के लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनीज के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दिया जाता है यूज करने के लिए, तो उस लैपटॉप को जो दिया गया है उसको भी क्या माना जाएगा? फैसिलिटी माना जाएगा और जो है वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल एसेट, कोई मूवेबल एसेट आपको ट्रांसफर कर दी जाती है, मतलब आपके नाम कर दी जाती है, एम्प्लॉय के नाम। यूज में सिर्फ राइट टू यूज दिया जाता है, जबकि ट्रांसफर में उसका मालिकाना हक भी एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, वो भी क्या माना जाएगा? परक्विजिट माना जाएगा। और उसके अलावा एनी अदर बेनिफिट्स जो रूल 3 सब रूल 7 क्लोज 9 के तहत कवर होंगे, वो भी क्या माने जाएंगे? परक्विजिट्स माने जाएंगे। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको दी जाती है, यहाँ पर आपको मेडिकल अलाउंस की बात नहीं की गई है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, किसी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो भी परक्विजिट्स मानी जाएंगी। लीव ट्रेवल कंसेशन, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन जो है दिया गया है, तो वो भी क्या माना जाएगा? परक्विजिट्स माना जाएगा और वो भी क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। तो ये सभी परक्विजिट्स को हम एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आपका जो मेन फोकस रहेगा कि अगर ये फैसिलिटीज एम्प्लॉय को दी जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी जो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी। अगर वो वैल्यू निकल कर आ जाती है तो हम इजीली उसको इनकम अंडर द हेड सैलरी जो है टैक्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट की। नोट्स के अंदर आपको लीगल टेक्स्ट भी दिया गया है जो सेक्शंस और रूल्स में बताया गया है, और इन सिंपल वर्ड्स भी आपको बताया गया है कैसे आप जो है वो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो कोई भी आप रेफर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लीगल टेक्स्ट को रेफर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आप नोट्स को रेफर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। रूल 3 के अंदर बेसिकली जो है आपको बताया गया है कि किस किस बेनिफिट के केस में आप कैसे कैसे उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट अगर प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय,
तो कैसे वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। तो रूल 3 के अंदर सब रूल 10 है, जो कि सबसे लास्ट सब रूल है, जिसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कि अकोमोडेशन का मतलब क्या है। अकोमोडेशन इंक्लूड्स ए हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस और पार्ट देयर ऑफ, और अकोमोडेशन इन ए होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, शिप और एनी अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। तो अकोमोडेशन का मतलब है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अगर एक हाउस, घर किराए पर दिया, और घर रहने के लिए दिया जाता है, फ्लैट जो आजकल आपको पता है एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग यूनिट्स होती है जिनको फ्लैट कहा जाता है, फार्म हाउस अगर दिया गया है, होटल के अंदर अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, आपको एक रूम दे दिया गया है किसी पर्टिकुलर होटल के अंदर, मोटल बेसिकली जो है वहां पर जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं होते, बेसिकली ठहरने का एक स्थान होता है, ठहरने की एक जगह होती है, होटल्स की तरह ही होती है लेकिन होटल से कम फैसिलिटीज होती है। तो मोटल अगर आपको दिया गया है, सर्विस अपार्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत एक रेजिडेंशियल यूनिट की तरह आपको एक रूम विद किचन विद बाथरूम आपको प्रोवाइड किया जाता है। गेस्ट हाउस, कारवान, मोबाइल होम, शिप जहाज पर आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है, और एनी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, पानी पर अगर और कोई स्ट्रक्चर है जो फ्लोट करता रहता है, बहता रहता है और उसमें आप ठहरते हैं, वो भी क्या माना जाएगा, अकोमोडेशन माना जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को इनमें से कोई भी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए या फिर एट कंसेशनल रेट, कम रेट पर, तो वो क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो हम देख लेते हैं। होटल के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया, होटल इंक्लूड्स लाइसेंस्ड अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस। तो बेसिकली जो मोटल होते हैं उनके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती होगी, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती होगी, लेकिन जब इनके लिए आप लाइसेंस ले लेते हैं तो वो भी क्या माने जाएंगे, होटल माने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, दैट मींस ये सिर्फ एक एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इनके अलावा और कोई ऐसी जो फैसिलिटी जो रहने के लिए दी जा सकती है वो भी क्या मानी जाएगी, अकोमोडेशन मानी जाएगी, और ऐसे में वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर मैं बात करूं परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स के रिगार्डिंग जो सबसे पहली दो परक्विजिट्स आती हैं वो आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। तो एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंटिंग एनी अकोमोडेशन। तो पहली परक्विजिट्स में आपको पूरी की पूरी अकोमोडेशन दे दी जाती है और एम्प्लॉय से कोई रेंट चार्ज नहीं किया जाता बाय द एम्प्लॉयर, और जबकि दूसरी परक्विजिट्स के अंदर, दूसरी फैसिलिटीज के अंदर अकोमोडेशन तो दी जाती है एम्प्लॉयज को, लेकिन उसके लिए कुछ रेंट चार्ज किया जाता है, उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज की जाती है, हालांकि वो अमाउंट नॉमिनल अमाउंट होती है या जो मार्केट रेट्स जो होते हैं उससे बहुत कम अमाउंट होती है जो एम्प्लॉय से चार्ज की जाती है। तो ये दोनों ही क्या मानी जाएंगी, परक्विजिट्स मानी जाएंगी। तो इन दोनों को ही हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही केसेस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी ये हमें पता चलता है रूल 3 सब रूल 1 से। रेंट फ्री अकोमोडेशन के रिगार्डिंग भी रूल 3 सब रूल 1 हमें बताता है, और अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट के रिगार्डिंग भी हमें रूल 3 सब रूल 1 ही बताता है। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, उसके बाद हम जो है सेक्शन को समझने की, रीड करने की कोशिश करते हैं। तो रूल के अंदर पहले बताया गया कि अगर जो एम्प्लॉय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऐसे में आप कैसे वैल्यू डिटरमाइन करें। तो वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉयज को अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन देती है तो आप वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। टू द एम्प्लॉयज either holding office or post in connection with the affairs of the union or of such state। तो बेसिकली ऑफिस होल्ड करने के लिए या फिर पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द सच स्टेट। तो उस स्टेट गवर्नमेंट के या उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अफेयर्स है उनको, उनके रिगार्डिंग यह अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, उनको परफॉर्म करने के लिए, वहां पर रहने के लिए जगह दी गई है।
तो जब जगह दी जाती है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो फर्निश्ड होगी, दैट मीन्स उसके अंदर फर्नीचर फिक्सर्स वगैरह इनकॉर्पोरेटेड होंगे, या फिर वो अनफर्निश्ड होगी, दैट मीन्स वहां पर फर्नीचर्स वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है। तो सबसे पहले बात की गई अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की, दैट मीन्स सिर्फ एकोमोडेशन दी गई है, कोई फर्नीचर्स वगैरह, टेलीविजन वगैरह, रेडियो वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह वहां पर नहीं दिया गया है। तो इन दैट केस बताया गया लाइसेंस फीस determined by the central government or state government in respect of accommodation in accordance with the rules framed by such government। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कुछ रूल्स बनाती है और उस रूल्स में डिफरेंट अकोमोडेशन के लिए लाइसेंस फीस डिटरमाइन करती है। तो वो जो लाइसेंस फीस होगी वो क्या होगी, वो परक्विजिट्स की वैल्यू होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लीजिए मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे एक घर रहने के लिए दिया, तो अब मेरे हाथ में उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो होगी लाइसेंस फीस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स के अंदर बताई गई है। तो जब मैं अपनी सैलरी टैक्सेबल करूंगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस फीस पता करूंगा कि मेरी जो अकोमोडेशन है उसकी लाइसेंस फीस क्या है, और वो जो लाइसेंस फीस होगी वो मेरे लिए क्या होगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी, और इन दी हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी। और अगर मान लीजिए उस अकोमोडेशन के लिए मेरे से कुछ चार्ज किया जाता है, मान लीजिए मेरी लाइसेंस फीस आ जाती है पूरे साल भर के लिए 1,80,000 रुपए, तो ये मेरे लिए क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी इन दी हेड ऑफ सैलरी। और मान लीजिए पूरे साल भर में 50,000 रुपए मेरे से चार्ज किया गया फॉर द रेंट ऑफ सच अकोमोडेशन, इस अकोमोडेशन के लिए जो रेंट है उसके नाम पर, तो मैं क्या करूंगा, वो 50,000 रुपए लेस कर दूंगा, 1,30,000 रुपए अब क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस फीस डिटरमाइन की जाएगी वो होगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और वो टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और अगर कोई अमाउंट चार्ज की जाती है एम्प्लॉय से, वो रिड्यूस कर दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी, एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। तो जनरली ये जो अकोमोडेशंस होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, इसलिए वो जो लाइसेंस फीस होती है वो टैक्सेबल की जाती है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अब बात आई, अगर मान लीजिए फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, दैट मींस अकोमोडेशन के साथ कुछ फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है, कुछ फैसिलिटीज और एक्स्ट्रा दी गई है, तो टेलीविजन सेट्स हैं, रेडियो सेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, एयर कंडीशनर है, प्लांट और इक्विपमेंट है, तो ये भी अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तो इनके जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस फीस में ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए मेरी लाइसेंस फीस थी 1,80,000 रुपए पूरे साल भर के लिए, और मुझे अलग से फ्रिज और एयर कंडीशन प्रोवाइड किया गया उस एकोमोडेशन के अंदर, और फ्रिज की वैल्यू मान लीजिए थी 30,000 रुपीज और एयर कंडीशन की वैल्यू थी 40,000 रुपीज। तो ऐसे में ये जो वैल्यू थी 70,000 रुपीज टोटल, इसका 10%, दैट मीन्स 70,000 का 10% कितना, 7,000 रुपीज और ऐड कर दिया जाएगा इन दी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नाउ इट विल बी 1,87,000। तो 1,87,000 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब अगले साल भी मान लीजिए मेरी लाइसेंस फीस है 1,80,000, तो अगले साल भी 7,000 रुपए ही मेरी जो है फ्रिज और एसी की जो कॉस्ट है उसका 10% ऐड किया जाएगा, और वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी 1,87,000। इसका मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% हमेशा ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 70,000 में से 7,000 रुपए चार्ज कर लिए गए, रह गए 63,000 रुपए, 63,000, और उसका 10% अगले साल चार्ज किया जाएगा 6,300। नो, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% क्या किया जाएगा, आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज डिटरमाइंड अंडर कॉलम नंबर 3, ये जो अनफर्निश्ड के केस में हमने डिटरमाइन किया था, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10%।
including television sets, radio sets, refrigerator, other household appliances, air condition, plant or equipment. और if such furniture is hired from a third party, और मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो फर्नीचर है ये खरीदा नहीं गया था, गवर्नमेंट ने इसको रेंट पर लिया और मुझे उसमें उसको यूज करने के लिए दे दिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट जितना रेंट पे करेगी उतनी अमाउंट मेरी वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। और इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, द एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम as reduced by any charges paid or payable for the same by the employee during the previous year। तो जो एक्चुअल रेंट चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाएंगे उन फैसिलिटीज को, उन फर्नीचर्स को यूज करने के लिए वो जो दे रही है वो मेरी वैल्यू ऑफ परचेज माना जाएगा। और अगर मेरे से कुछ चार्ज किया जाता है उसके लिए तो वो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अकोमोडेशन के लिए तो लाइसेंस फीस वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी, और अगर कोई फर्नीचर दिया गया है तो मुझे देखना होगा कि फर्नीचर जो दिया गया क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया था। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया था तो 10% ऑफ द फर्नीचर क्या मानी जाएगी, मेरी वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ने उसको रेंट पर लेकर मुझे आगे यूज करने के लिए दिया है तो गवर्नमेंट जो एक्चुअल रेंट पे करेगी, जो एक्चुअल रेंट पेबल होगा वो क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ परचेज माना जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो मान लीजिए ये फ्रिज और एसी जो है गवर्नमेंट ने रेंट पर लिया और गवर्नमेंट इसके लिए रेंट पे करती है, मान लीजिए 3,500 और 4,500, टोटल अमाउंट 8,000 पर एनम जो है गवर्नमेंट पे करती है। तो इसका मतलब मेरे लिए भी क्या मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परचेज, 8,000। और दोनों ही केसेस में चाहे गवर्नमेंट ने ओन किया या फिर गवर्नमेंट ने रेंट पर लिया, मेरे से अगर कोई एम्प्लॉय से अगर कोई रेंट चार्ज किया जाएगा तो वो लेस किया जाएगा। तो ये था इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब बात आती है एनी अदर एम्प्लॉइज, मींस जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और कोई एम्प्लॉयर अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो क्या होगा। तो एनी अदर एम्प्लॉयर accommodation is provided, then what will be the value of perquisite। तो यहां पर हमें दो बातों को समझना है। पहली बात कि क्या वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है, दैट मींस एम्प्लॉयर की खुद की कोई अकोमोडेशन है, या फिर वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा रेंट पर ली गई है, लीज पर ली गई है। तो अगर ओन्ड है एम्प्लॉयर के द्वारा तो ऐसे में अलग कैलकुलेशन होगी, और अगर एम्प्लॉयर के द्वारा रेंट पर ली गई है तो अलग कैलकुलेशन होगी। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर आप देखेंगे लाइसेंस फीस ही वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी, चाहे वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है या फिर वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट के द्वारा रेंट पर ली गई है। लेकिन जब बात आई फर्नीचर की, तो फर्नीचर के केस में हमने देखा अगर गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेंट पर ली गई है तो एक्चुअल रेंट पेड और पेबल। लेकिन एनी अदर एम्प्लॉयर के केस में दोनों के लिए कैलकुलेशन अलग होगी। अगर अकोमोडेशन ओन्ड है, एम्प्लॉयर के खुद की अकोमोडेशन है, तो ऐसे में कैलकुलेशन अलग की जाएगी, और अगर एम्प्लॉयर के द्वारा लीज पर ली गई है वो अकोमोडेशन, रेंट पर ली गई है और फिर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी गई है तो कैलकुलेशन अलग होगी। पहले बात करते हैं अगर ओन्ड अकोमोडेशन है बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे में कहा गया कि जिस सिटी के अंदर आपको वो अकोमोडेशन दी गई है, अगर 2001 की जो जनसंख्या की गणना की जाती है, 2001 सेंसस जो है उसके अकॉर्डिंग उस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी 15% ऑफ सैलरी। और अगर 2001 की जनगणना के अनुसार वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में 10% ऑफ द सैलरी। और अगर मान लीजिए इन एनी अदर एरियाज in respect of the period during which such said accommodation was occupied the employer during the previous year, it will be 7.5% of the salary। any other areas means जहां की population 10 लाख से कम है, तो in that situation 7.5 of the salary जो है आपका क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ परचेज। और तीनों ही केसेस में, इन तीनों ही केसेस में अगर कोई रेंट एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है
तो वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पर केजी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और वो अकोमोडेशन देता है, तो हमें क्या करना होगा, जिस सिटी के अंदर अकोमोडेशन दी गई है वहां की पॉपुलेशन देखनी होगी अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना के अनुसार। और अगर उस जनगणना के अनुसार उस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी। और अगर जो जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है, तो ऐसे में सॉरी इन केस अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी, और 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है तो 10% ऑफ द सैलरी, और अगर 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। अब एक और बात आई कि सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। तो सैलरी में जैसे हमने देखा था हाउस रेंट अलाउंस के केस में सैलरी के लिए अलग फॉर्मूला दिया गया था, कैसे आप सैलरी जो है कैलकुलेट करेंगे फॉर क्लेमिंग HRA। तो यहां पर भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सैलरी की वैल्यू निकालनी होगी, और वो जो सैलरी निकल कर आएगी उसका 15%, 10%, 7.5% जो भी होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। और दूसरी बात, अगर कोई फर्नीचर आपको साथ में दिया गया है तो अगेन 10% ऑफ द कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर होगी बाय द एम्प्लॉयर उसका 10%। हाँ, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा वो रेंट पर ली गई है तो जो भी एक्चुअल रेंट पेड और पेबल होगा वो जो है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। और इसमें भी अगेन आपसे फर्नीचर के लिए कोई अमाउंट चार्ज की जाती है तो उसको आप रिड्यूस करेंगे। तो ये थी इन केस अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है अकोमोडेशन। अब हमारी यहां पर बात रह जाती है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ परकेज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा वो जो अकोमोडेशन है रेंट पर ली गई, रेंट पर लेने के बाद एम्प्लॉय को उसको यूज करने के लिए दिया गया, तो ऐसे में एम्प्लॉयर उस अकोमोडेशन के रिगार्डिंग जो चार्जेस लीज रेंटल या रेंट जो है पे करेगा पूरे साल भर के लिए, वो क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ परकेजिट रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अब मान लीजिए एम्प्लॉय को वो दी गई 8 महीने के लिए यूज करने के लिए, तो ऐसे में आप 8 महीने का जो रेंट होगा जिस पीरियड में एम्प्लॉय रहा है उस पीरियड का जो रेंट होगा पेड और पेबल वो आपका जो है वैल्यू ऑफ परकेजिट माना जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और इसको हम कंपेयर करेंगे विद 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका वैल्यू ऑफ परकेजिट माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो दैट मींस एक्चुअल रेंट पेड और पेबल और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो वैल्यू ऑफ परकेजिट माना जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगेन 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो हमें देखना होगा। अब अकोमोडेशन रेंट पर दे दी गई, एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पर लिया और एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया। उसके साथ फिर से हमें देखना होगा क्या फर्नीचर और फिक्सचर, क्या कोई हाउस होल्ड अप्लायंस या फिर कोई एयर कंडीशन या फिर कोई टेलीविजन रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो प्रोवाइड किया गया है और एम्प्लॉयर के द्वारा वो ओन्ड है तो ऐसे में 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। और अगर एम्प्लॉयर ने वो भी रेंट पर लेकर आगे एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम एज रिड्यूस्ड बाय द चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय से चार्जेस लिए गए हैं तो वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली बताया गया वैल्यू ऑफ परकेजिट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो आपको क्या देखना है, अगर गवर्नमेंट के अलावा और कोई एम्प्लॉयर है और अकोमोडेशन दे रहा है तो आपको बस ये देखना है कि क्या वो एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा उसको रेंट पर लिया गया है। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है तो ऐसे में आपको देखना होगा जिस सिटी में दिया गया है उसकी पॉपुलेशन क्या थी अकॉर्डिंग टू दी जनगणना ऑफ सन 2001 सेंसस।
तो ऐसे में अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा थी 15% ऑफ द सैलरी, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा थी 25 लाख तक थी 10% ऑफ द सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम थी तो 7.5% ऑफ द सैलरी। फर्नीचर अगर कोई दिया गया है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और अगर रेंट पर लिया गया है फर्नीचर, इन दैट सिचुएशन एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल, उसमें से एम्प्लॉय से जो भी रिकवर किया जाएगा उसको आप लेस कर दोगे। और अगर अकोमोडेशन रेंटेड थी, रेंट पर ली गई थी, लीज पर ली गई थी और उसके बाद एम्प्लॉय को दी गई थी, तो ऐसे में एक्चुअल लीज रेंटल चार्जेस पेड और पेबल और 15% ऑफ द सैलरी विच एवरेज लोअर जो है वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगेन फर्नीचर अगर कोई दिया गया है तो 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट, और अगर वो रेंट पर लेकर दिया गया है तो एक्चुअल रेंट चार्जेस पेड और पेबल, और उसमें से हम लेस कर देंगे जो भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की गई है। अब मान लीजिए वो जो अकोमोडेशन दी गई ना तो वो ओन्ड है ना ही रेंटेड है, वो एक होटल है, होटल दिया गया है एम्प्लॉय को रहने के लिए, होटल के अंदर एक रूम जो है वो फिक्स कर दिया गया है और वो उसको रहने के लिए दे दिया गया है। तो ऐसे में चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों ही केसेस में 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल, क्योंकि आपको पता है होटल के अंदर ऑलरेडी जो अकोमोडेशन होती है वो फर्निश्ड होती है, तो ऐसे में अनफर्निश्ड का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर और द एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल विच एवर इज लोअर। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर होटल को जो चार्जेस पे करेगा आप वो लेंगे, एक्चुअल चार्जेस पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 24% ऑफ सैलरी, ये क्या रहेगा आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगा विच एवर इज लोअर। अगेन बात आई 24% ऑफ सैलरी, तो दैट मींस सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द परक्विजिट। तो ये बेसिकली आपको बताया गया कि आप कैसे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइन करेंगे फॉर टैक्सेबिलिटी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी आपको दिया गया कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी मींस कि अकोमोडेशन के रिगार्डिंग जो परक्विजिट वैल्यू हम निकालने वाले हैं उसमें जहां जहां सैलरी वर्ड यूज किया गया है तो उस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, कौन सा डियरनेस अलाउंस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट मींस जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कि ये डियरनेस अलाउंस आपका जो है इतना पोर्शन जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिया जाएगा। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस हैं उनका टैक्सेबल पोर्शन, तो हमने देखा था जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें से कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट रहता है। मान लीजिए आपको HRA मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला पूरे साल भर के लिए 2,40,000 रुपए, और उसमें से एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत मान लीजिए 1,60,000 रुपए, तो इसका मतलब 80,000 रुपए की जो वैल्यू होगी वो सैलरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। यहां पर ध्यान रखें हम बात कर रहे हैं सैलरी, मतलब जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सैलरी चाहिए, हम बात ये नहीं कर रहे कि कितनी टैक्सेबल है कितनी एग्जम्प्ट है। बेसिक पे आपकी फुल्ली टैक्सेबल होती है, डियरनेस अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, अलाउंसेस के जो टैक्सेबल पोर्शन है वो आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, बोनस कमीशन फीस एक्सेट्रा आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए कहा गया 15% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी, 7.5% ऑफ द सैलरी, 24% ऑफ द सैलरी, तो वो जो सैलरी जिसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है वो सैलरी क्या होगी, उस सैलरी की यहां पर बात की गई है। तो सैलरी के अंदर आप बेसिक पे इंक्लूड करेंगे और डियरनेस अलाउंस कितना, जितना पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है 10,000 पर मंथ और 100% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है, तो आप पूरा का पूरा इंक्लूड करेंगे। और अगर मान लीजिए 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है तो आप 6,000 पर मंथ जो है इंक्लूड करेंगे। और अगर मान लीजिए 0% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है तो आप सैलरी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अलाउंसेस, जो टैक्सेबल पोर्शन होंगे वो इंक्लूड होंगे, बोनस कमीशन फीस एटसेट्रा सभी इंक्लूड होंगे, लीव सैलरी व्हेन द एम्प्लॉय इज इन द एम्प्लॉयमेंट,
तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो लीव सैलरी पे की गई है वो इंक्लूड होंगी। अब यहां पर ध्यान रखें क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। जितनी भी आपकी परकिजिट्स वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परकिजिट्स वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी परकिजिट्स कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी परकिजिट्स कौन सी होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि परकिजिट्स की कोई भी वैल्यू यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट की जाती है, ग्रेजुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, दैट मींस सुपर एनुएशन बेनिफिट्स जो होते हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कोई एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी इंक्लूड नहीं होगी। एरियर ऑफ सैलरी मैंने बताया था, पिछले सालों की अगर कोई सैलरी आपको करंट प्रीवियस ईयर में मिलती है तो वो वैसे तो टैक्सेबल होगी, लेकिन वैल्यू ऑफ परकेजेड निकालने के लिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम वे में जो एडवांस सैलरी आप रिसीव करते हैं वैसे तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन परकेजेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम उस एडवांस सैलरी को कंसीडर नहीं करेंगे। और ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये जो हम लेंगे सैलरी वो लेंगे उस पीरियड की जिस पीरियड के लिए वो अकोमोडेशन दी गई है एट रेंट फ्री और एट कंसेशनल रेट। तो मान लीजिए अकोमोडेशन दी गई मई टू दिसंबर, तो हम सैलरी भी मई टू दिसंबर वाली ही कंसीडर करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सिंपल वर्ड्स में वही सब बातें आपको बताई गई है, आप सिंपल वर्ड्स को रेफर कर सकते हैं। अभी के लिए हमने जो रेफर किया है वो हमने रेफर किया है आपका रूल 3 की जो लीगल लैंग्वेज है वो हमने डिस्कस की है। एक छोटे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आपको यह देखना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। इंप्लॉय और इंप्लॉयर, इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को फैसिलिटी दी जाती है, तो ऐसे में अगर आप इंप्लॉय है तो आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो फॉर्म 16 मिलेगा उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू ऑफ परक्विजिट दी गई होगी, लेकिन जो इंप्लॉयर है उसको वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइन करनी होगी, उसको वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइन करनी होगी, तभी वो उसको सैलरी में इंक्लूड कर पाएगा। और सैलरी में इंक्लूड करने के बाद जो टीडीएस बनता है वो टीडीएस डिडक्ट कर पाएगा और अकॉर्डिंगली फॉर्म 16 इशू कर पाएगा। तो आपको अगर आप इंप्लॉयर प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट आना जरूरी है, लेकिन अगर आप इंप्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको फॉर्म 16 के अंदर ऑलरेडी वैल्यू ऑफ परक्विजिट दी जाएगी। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं जितनी भी वो बात कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, और जब वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो वैल्यू एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो चलिए यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है और वो एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड के अंदर, तो दैट मींस जो एम्प्लॉयर है वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो ऐसे में यहां पर जो लाइसेंस फीस की बात नहीं होगी और बेसिक पे है 50,000 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम ए रेंट फ्री अकोमोडेशन, और एम्प्लॉयर ने उसको क्या दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दी है, विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है, और एट ए प्लेस विद ए पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख। तो जहां पर पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख। तो हमने देखा था जहां पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां पर 7.5% ऑफ द सैलरी, और सैलरी में आपको यहां पर सिर्फ बेसिक सैलरी दी गई है, तो इट मींस सिर्फ बेसिक सैलरी को ही कंसीडर किया जाएगा 6 लाख रुपए, और 6 लाख का 7.5% आपकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी। तो 45,000 जो है आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगी। तो यहां पर 7.5% ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी इज इक्वल टू 50,000 जो आपकी बेसिक सैलरी है इनटू 12 मंथ्स, क्योंकि यहां पर यह नहीं बताया गया है कितने महीनों के लिए अकोमोडेशन दी गई है, तो यह मानकर चलते हैं कि पूरे साल भर के लिए अकोमोडेशन यूज की गई है। तो पूरे साल भर की सैलरी हो जाती है 6 लाख, उसका
7.5% आपका आ जाता है 45,000। तो इस तरह आपको जो है वैल्यू ऑफ परचेज डिटरमाइन करनी है। हालांकि और डिटेल्ड एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जिनको आप डिस्कस करेंगे, हम भी आपके साथ उनको प्रैक्टिस करेंगे सेशंस के दौरान। मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में एम्प्लॉयड है और उनकी बेसिक पे है 50,000 रुपए पर मंथ, और एम्प्लॉयर ने उनको अकोमोडेशन दी है जो कि ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, और पॉपुलेशन है 10 लाख। तो ऐसे में जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, 7.5% ऑफ द सैलरी। तो यहां पर भी जो है 45,000 वैल्यू ऑफ परचेज रहेगी। 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा होगी और 25 लाख तक होगी, तो ऐसे में आपको जो है 10% ऑफ द सैलरी जो है वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। उसके बाद तीसरे केस में कहा गया मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, 50,000 रुपए पर मंथ की उनको सैलरी मिल रही है विद, और जो अकोमोडेशन दी गई है वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, और पॉपुलेशन वहां की जो है वो 22 लाख है। तो ऐसे में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 10% ऑफ द सैलरी जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। तो यहाँ पर 10% 6 लाख का 60,000, तो 60,000 आपकी वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। और बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर भी आपको दिक्कत आती है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे।